विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट नूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत और तथ्यों के विश्लेषण के बहुपक्षीय आदान प्रदान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके बीए पाठ द्वितीय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राठौड़ किंग मालदेव के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की कक्षा में बताया कि राव मालदेव राठौड़ मारवाड़ के इतिहास के उन महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे जिन्होंने मारवाड़ राज्य की सीमाओं को अपनी चरम सीमाओं पर और अपनी नवीन बुलंदियों पर पहुंचाया। और जैसा कि तत्कालीन इतिहासकारों का यह मानना है कि मालदेव के राज्य की जो सीमाएं, मारवाड़ राज्य की सीमाएं जितनी ज़्यादा उस समय विस्तृत हुई थी, न तो उससे पहले कभी हुई थी और न उसके बाद कभी हुई। किसी भी राठौड़ किंग के पास इतना ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र उसके नियंत्रण में नहीं आया जितना कि राठौड़ राजा मालदेव के पास था। आइए विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूँगा उस तथ्य के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि मुग़ल इतिहासकार, जैसा कि कह रहे हैं, मुग़ल इतिहासकार मालदेव के ऊपर हुमायूं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाने की बात कर रहे और साथ ही साथ ये कह रहे कि मालदेव ने हुमायूं को मदद के लिए बुलाया लेकिन मदद नहीं थी। तो इस पक्ष का हम विद्यार्थियों आज की इस कक्षा में गहराई के साथ विश्लेषण करेंगे। लगभग सभी मुग़ल इतिहासकार मालदेव पर हुमायूं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं। जौहर अपने ग्रंथ तज़किरातुल वाक़ियात और अबुल फजल के विवरण से भी ये बात सामने आती है कि मालदेव हुमायूं के जवाहरात लेना चाहता था, जैसा कि इन मुग़ल इतिहासकारों का कहना है, और इस उद्देश्य से अपना एक विश्वस्त व्यक्ति भी जासूस के रूप में मालदेव ने हुमायूं के पास भेजा था। लेकिन यह आरोप एकदम निराधार है, क्योंकि गुलबदन बेगम अपने ग्रंथ हुमायूं नामा में लिखती है कि हुमायूं के फलोदी पहुंचने पर, जब हुमायूं फलोदी पहुंचा, तब उस वक्त मालदेव ने हुमायूं की मदद के लिए एक ऊंट बोझा स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी। तो जो व्यक्ति हुमायूं को एक बोझा स्वर्ण मुद्राएं भेज रहा है, तो वो व्यक्ति क्यों हुमायूं के जवाहरात हड़पेगा? उसको क्या जरूरत है? दूसरा आरोप मुल्ला सुर्ख के पत्र के आधार पर लगाया जाता है। मुल्ला सुर्ख, जो कि लाइब्रेरियन था, उसके पत्र के आधार पर लगाया जाता है कि शेरशाह ने अपना दूत भेजा मालदेव के पास कि वह किसी भी युक्ति से हुमायूं को बंदी बना ले। इसके बदले में शेरशाह मालदेव को कुछ प्रदेश देगा। गुलबदन और अबुल फजल दोनों इस घटना का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह दोनों ही विवरण सही नहीं है। यदि मालदेव को अन्य प्रदेशों का इतना अधिक लालच रहा होता तो वह हुमायूं को बीकानेर परगना देने की बात नहीं करता। एक अन्य आरोप यह भी लगाया गया कि मालदेव ने हुमायूं के पीछे 2 जासूस गुप्तचर लगा रखे थे। वास्तव में ये गुप्तचर न होकर मार्गदर्शक थे। गुलबदन बेगम ने भूल से उन्हें गुप्तचर लिख दिया था। मालदेव को हुमायूं से किसी भी प्रकार के संकट की आशंका नहीं थी, इसलिए उसके पीछे जासूस लगाने का कोई मकसद ही नहीं था। एक अन्य आरोप यह भी लगाया गया है कि हुमायूं की वापसी के समय मालदेव के लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन यह आरोप भी सही नहीं है। इस बारे में इतिहासकार डॉक्टर भार्गव लिखते हैं, जैसलमेर के भाटी सैनिकों ने हुमायूं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, और जौहर ने भी भाटी शासक का उल्लेख किया। लेकिन जौहर के ग्रंथ के अनुवादक स्टीवर्ट ने उसे मारवाड़ का मालदेव भाटी समझा। यह ठीक है कि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में मालदेव हुमायूं की मदद करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी नीयत बुरी नहीं थी, और यदि ऐसा होता तो उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वह फलोदी से हुमायूं को पकड़ लेता। वास्तव में मालदेव द्वारा हुमायूं की मदद न करने का मुख्य कारण तत्कालिक परिस्थितियाँ थी। जिस समय मालदेव सहायता प्राप्त करने के लिए, मालदेव से मदद पाने के लिए हुमायूं फलोदी पहुंचा, उस समय उसकी सैनिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास नाम मात्र के सैनिक बचे हुए थे, और अब तक शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था,
और उसके राज्य की सीमाएं मारवाड़ से भी टच करने लगी थी। तो मालदेव जैसा कूटनीतिज्ञ इस समय शेरशाह से संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं था और इन परिस्थितियों में उसने हुमायूं को मदद न देना उचित समझा। वास्तव में यह राजनीतिक सूझबूझ का कदम था और इसके लिए हुमायूं जिम्मेदार था, क्योंकि उसने विलंब कर दिया, उससे समय की महत्ता को समझा नहीं और यदि वो समय पर आ जाता तो शेरशाह को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका नहीं मिलता और मालदेव और हुमायूं दोनों मिलकर शेरशाह को वापस भगा सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मालदेव को जल्दी ही शेरशाही संकट का मुकाबला करना पड़ा। आइए विद्यार्थियों हम गौर करते हैं मालदेव और शेरशाह के आपसी संबंधों के बारे में। हुमायूं को हराकर जिस दिन शेरशाह ने दिल्ली का सिंहासन कब्जा किया, उसी वक्त से मालदेव को ये बात खटकने लगी थी कि कभी न कभी उसका शेरशाह के साथ संघर्ष होगा। और जब बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ते का वीरमदेव भी शेरशाह के पास जा पहुँचे तो मालदेव को पक्का विश्वास हो गया कि अब युद्ध होगा। इसलिए उसने हुमायूं को सहायता देने का संदेश भिजवाया, लेकिन हुमायूं ने काफ़ी देरी कर दी और शेरशाह को दबोचने का मौका निकल चुका था। फिर भी मालदेव ने एक निपुण कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ का परिचय दिया और उसने शेरशाह के दूत का सम्मान किया और हुमायूं को सहायता देने से मना किया। वास्तव में वो शेरशाह को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी दोनों महत्वाकांक्षी ताकतों के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक था और यह होकर रहा। शेरशाह द्वारा मालदेव के राज्य पर आक्रमण के प्रमुख कारणों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ के अनुसार युद्ध का कारण धार्मिक था और कुछ के अनुसार राजनीतिक था। तवारी के शेरशाही में विवरण मिलता है कि रायसीन की लड़ाई के बाद शेरशाह ने अपने अमीरों की सभा में कहा था कि जब तक मैं देश को अंधविश्वासियों के प्रभाव से रहित नहीं कर दूं, तब तक किसी दूसरे देश के लिए नहीं जाऊंगा और पहले मैं काफिर मालदेव को जड़ से उखाड़ूंगा। इस कथन के आधार पर इतिहासकार इसे धर्म युद्ध मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस मत को नहीं मानते। उनका ये कहना है कि यह युद्ध एक राजनीतिक जरूरत थी, क्योंकि दोनों ही उत्तरी भारत की राजनीतिक ताकत अपने हाथ में रखना चाहते थे। मालदेव के राज्य की सीमाएं शेरशाह से जा मिली थी और शेरशाह भी अपने बॉर्डर के ऊपर शक्तिशाली शासक नहीं चाहता था। मालदेव तत्कालीन उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजा था, इस कारण वह भी महत्वाकांक्षी था। तो कहने का मतलब ये कि इसी प्रकार बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव भी उसे उकसा रहे थे मालदेव के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। परिस्थितियाँ मालदेव के खिलाफ थी और शेरशाह के अनुकूल थी। फिर भी शेरशाह मालदेव पर तत्कालिक आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने इसके लिए पूरी सैनिक तैयारी की। दूसरी तरफ मालदेव भी अलर्ट था, लेकिन उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि शेरशाह किस रास्ते से आएगा। एक संभावना यह थी कि शेरशाह बीकानेर पर पहले हमला करे और फिर बीकानेर को बेस बनाकर मारवाड़ पर चढ़ाई करे, और दूसरी संभावना यह थी कि शेरशाह पहले अजमेर पर हमला करे, फिर मेड़ते पर और फिर जोधपुर पर। लेकिन शेरशाह इन दोनों ही रास्तों से नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर राठौड़ों का पावर बहुत ज़्यादा था, मजबूत किले थे। वह ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जहाँ उसे ज़्यादा प्रतिरोध न हो और उसकी ताकत खराब नहीं हो और वो दुश्मन पर टूट पड़े। धोखाधड़ी के इस खेल में, कूटनीतिज्ञता के इस खेल में शेरशाह माहिर था और उसने अपनी इसी नीति के द्वारा हुमायूं को 2 बार हराया। फारसी तवारी के बताते कि उसने 80,000 सैनिक और एक शक्तिशाली तोपखाना लेकर आगरा से प्रस्थान किया और जानबूझकर मारवाड़ का सीधा रास्ता नहीं पकड़ा, बल्कि आगरा, दिल्ली, नारनौल होते हुए फतेहपुर शेखावाटी पहुंचा और वहां से रेतीले रास्ते को पार करके डीडवाना पहुंचा। डीडवाना में मालदेव का सेनानायक कूपा मोर्चा लगाए हुए बैठा था, लेकिन शेरशाह ने उसे आसानी से हरा दिया। कूपा ने मालदेव को शेरशाह की गतिविधियों से अवगत करवा दिया। डीडवाना से शेरशाह अजमेर अथवा जोधपुर की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन इन दोनों स्थानों पर मालदेव की किलाबंदी मजबूत थी। इसलिए शेरशाह डीडवाना से बाबरा पहुंचा और बाबरा अजमेर से 28 मील दूर था। उधर मालदेव भी अपनी सेना सहित गिरी नामक स्थान पर पहुंच गया और यह स्थान शेरशाही शिविर से केवल 12 मील दूर था।
विद्यार्थियों दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ डटी हुई थी। युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी और एक ऐतिहासिक घटना ही घटित होने वाली थी, जो इतिहास में गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जानी जाती है। यह युद्ध मारवाड़ के राठौड़ों की वीरता और शेरशाह की कूटनीतिज्ञता का एक नायाब उदाहरण कहा जाता है। इसके बारे में आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।